बढ़िया एकदम। शुभारंभ उनके करकमलों के द्वारा किया जा रहा है। डोंगराम जी बेदर हमारे बीच पहुंच चुके हैं और शोरूम का शुभारंभ उनके करकमलों द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ श्री डोंगराम जी बेदर का भव्य स्वागत तारानगर की धरती पर। पूजा अर्चना की जाएगी, उसके बाद में हमारे यहाँ विराजमान होंगे। उनके बारे में निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर पधारे। श्री रणजीत सिंह वारिया जो भादरा से आए हुए हैं, कृपया मंच पर पधारे। श्री तारानगर की होता तो भादरा से आए हुए कृपया मंच पर पधारे। मदन जी, गुरु जी सरपंच साहब मंच पर पधारे। रामचंद्र जी रहेगा, रामचंद्र जी रहेगा आ जाओ। और वकील जी और ठीक है मंडाल किसको में बड़े आओ तो आओ अपने संस्कृति का के दो सभी डोंगराम जी के दर जिंदाबाद, डोंगराम जी के दर जिंदाबाद, डोंगराम जी के दर मंत्री जी जिंदाबाद। मंच पर पधारने पर श्री डोंगराम जी के दर जिंदाबाद। डोंगराम जी तुम सब मैं एडवोकेट चूरू से पधारे हुए हैं। बड़े आग्रह और विनम्र निवेदन के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। ग्रहण करें घासोलिया जी, बावर्ची जुगल किशोर जी सिरसवा जो सावा से पधारे हुए हैं, लेक्चरर साहब, उनसे मेरा निवेदन। विकास जी, इनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत माल्यार्पण और साफा पहना करके करते हुए एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, मंत्री जी के लिए। हमारी पावन धरा पर इनका तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है श्रीमान, सरदा की डोरी लेकर फूलों की माला बनाए, सरदा करे सर्विकार। स्वागत है श्रीमान, दूर से चल के आए, खुशियां भी साथ लाए। दूर से चल के आए, खुशियां भी साथ लाए। हम सबके मन बहलाए, क्या क्या करो मैं बखान। स्वागत है श्रीमान, सरदा की डोरी लेकर फूलों की माला बनाए, सरदा करे स्वीकार। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान, सरदा की डोरी लेकर फूलों की माला बनाए, सरदा करे स्वीकार। स्वागत है श्रीमान, कोठी ना बंगला मांगे, मोटर ना कार मांगे, कोठी ना भोले से
आप बड़े हो महान, सदा की डोरी लेकर फूलों का। जय जवान। पन्नालाल जी दादरवाद। अशोक शर्मा पूर्व छात्र। निर्मल जी के स्वागत में मैं संजय जी किरोड़ीवाल, इनका स्वागत करेंगे जुगुल किशोर जी साहब से। जुगल जी बोरावड़ का स्वागत करेंगे। बानीराम जी पूर्व सरपंच साहब का, बानीराम जी आई टाइम द्वारा ही स्वागत करवा देते हैं, ठीक रहेगा, ताकि नाम बोलने में दिक्कत नहीं हो। आओ बानीराम जी। उनका सेवा का स्वागत करेंगे हेतराम जी किरोड़ीवाल साहब। करुणाराम जी श्रावक साहब का स्वागत करेंगे श्री श्रीचंद जी माला पहना करके। सेवाग्राम से पधारे नरेंद्र कुमार पीएचडी शोधकर्ता। तालियों में क्यों कंजूसी। आगे कार्यक्रम की श्रृंखला है वो ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन है बहुत बढ़िया श्रृंखला। इसी श्रृंखला में मैं कांग्रेस सेवा दल के सदस्य हेतराम जी किरोड़ीवाल। तो मैंने एक लू के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है। अचानक मुझे कहा गया था, तो मैं हालांकि तैयार ही रहता हूँ, लेकिन अचानक मिला है, तो फिर मैं एक छोटी सी कविता आपको सभी को निवेदित कर रहा हूँ, सुनिएगा। लुआ चाले आंधी आवे, लुआ चाले आंधी आवे, उड़ती धूल बेजा सतावे, सूरज री पड़े लाल घनी, म्हारे मरुधर देश में, म्हारे मरुधर देश में, हाड़ी हल रोहित घणो, हाड़ी हल रोहित घणो, जीशु प्यारो खेत घणो, बादली री उड़ी घणी, म्हारे मरुधर देश में, म्हारे मरुधर देश में, होया घोर घमसाण अठे, सूप्या शीस से नाण सटे, होया घोर घमसाण अठे, सूप्या शीस से नाण सटे, सूर मारी हुंकार घणी, म्हारे मरुधर देश में। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत। श्री डूंगरराम जी केदार, तुम संघर्ष करो, डूंगरराम जी केदार तुम संघर्ष करो, डूंगरराम केदार जिंदाबाद जिंदाबाद। डेमो डूंगरराम जी केदार साहब। श्री निर्मल प्रजापति जी हमारे साथ टीम में चल रहे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्री कृष्ण सारण जी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रहे श्री रामेश्वर प्रजापति जी, श्री कृष्ण गिरी जी, हेतराम जी किरोड़ीवाल, बिरबल जी नौकवाल, अमित चंद जी पटवारी, मदन जी स्वामी,
जुगलाल जी मेघवाल, मनोज जी जोशी, भगवान दास जी नाई, सुरेंद्र जी पूनिया, संजय जी प्रजापत बालेरी, पन्नालाल जी कसवा, भंवरलाल जी दादरवाल, मदन जी स्वामी और सभी तहसीलदार साहब, पत्रकार बंधुओं और सभी सम्मानित मंच। आज तारानगर में मिट्टी के बर्तनों की दुकान, यह पहली दुकान है। अब से पहले आप लोगों ने मिट्टी के बर्तन, घड़े या और छोटे मोटे सामान चौराहे पर बिकते देखे हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने एक अच्छा सा शोरूम, एक अच्छा सा प्रतिष्ठान मिट्टी के बर्तनों का बनाया है और सभी शहर के गणमान्य लोगों को, इधर गिरी जी हमारे बीच में बैठे हैं, गणमान्य लोगों को बुला करके सभी को माला साफा बना करके स्वागत किया है। मेरा जो विभाग है वो भी शिल्प मिट्टी कला बोर्ड है और ये निर्मल जी सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई जरूरत इस बात की नहीं महसूस की जा रही कि ये कारोबार कैसे बढ़े। आप सब लोग जो बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको निरोग रह करके, स्वस्थ रह करके लंबा जीवन जीना है तो फिर आप लोगों को मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने की आदत डालनी पड़ेगी। यदि आप लोगों ने मिट्टी के, जब से हमारी रसोई से मिट्टी के बर्तन गायब हुए हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कोई विटामिन सी देता है, कोई कहता है आयरन की कमी है, कोई कहता है ये कमी है, वो कमी है। ये सारी की सारी जो शरीर के अंदर कमियां नजर आ रही हैं वो आपके रसोई के अंदर बर्तनों के चेंज करने की वजह से आई है। आप और हम जो इतने सभी लोग बैठे हैं, हमने अपनी उम्र में ये देखा है अपनी रसोई के बर्तनों को चेंज होते हुए। रसोई में कांसी की थाली थी, कांसी को बटकी हो नहीं कृष्ण जी, आज को नहीं। अपने पास कढ़ाइया होता था लोहे का, आज वो लोहे का कढ़ाइया नहीं है। पित्तल का कढ़ाइया होता था, वो गायब है। मिट्टी की हांडी होती थी, वो रसोई से गायब है। बिलोवड़ा मिट्टी का था, वो गायब है। कडावनी मिट्टी की थी, वो गायब है। कुंडी मिट्टी की थी, वो गायब है। मोखली मिट्टी की थी, वो गायब है। और जब से ये सारे के सारे बर्तन आपके चेंज हुए हैं, रसोई के अंदर गड़बड़ी आनी शुरू हुई है। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहे कि फलानी विटामिन की कमी है, फलानी चीज की कमी है। तो ये चीजें सारी की सारी, यदि हम इन बर्तनों में, जो हमारे परंपरागत बर्तन थे, उन बर्तनों के अंदर पका करके जब हम लोग खाना खाते थे तो आपके वो सारी की सारी जो कमियां थी वो ऑटोमेटिक आपकी दूर होती थी। अलग से टैबलेट लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ती थी। इसलिए रामचंद्र जी का कारोबार कैसे चलेगा, और कब चलेगा, ज्यादा चलेगा, वो बाद की बात है। लेकिन आपको लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, अच्छी तरह से जीना है, आपके बच्चे तंदुरुस्त हो और अच्छा मजबूत हो, ये यदि आप लोग कामना करते हैं तो आप लोगों को मिट्टी के बर्तनों का उपयोग घरों के अंदर करना पड़ेगा। अभी ये पानी की बोतल है यहाँ रखी हुई, मिट्टी की बोतल है। आप दूसरी जो प्लास्टिक की बोतल, सबसे टॉप जो पानी आता है, बिस्लरी हो गया, एक्यूफिना आ गया, किल्ले आ गया, ये टॉप की कंपनियां हैं। उन कंपनियों का बोतल पानी लेकर के आओ और इसमें साधारण से घड़े का पानी डाल करके इस बोतल में डाल करके आप पी करके देखो,
आपको पता चलेगा कि वो 20 रुपए 30 रुपए की जो बोतल आप लोग खरीद करके पी रहे हैं, उससे ज्यादा स्वाद और उससे ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत ये पानी आपको मिलेगा जो आपको बोतल में। अहमदाबाद के प्रजापति हैं जिन्होंने फ्रिज बनाया है। आप लोग देखो, मिट्टी कला के नाम से जब आप सर्च, मिट्टी कूल के नाम से जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसके सारे के सारे उत्पाद है वो बलवान जी उसके अंदर आएंगे। उन्होंने फ्रिज बनाया है जो फ्रिज बगैर इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। कृष्ण जी, बिजली की जरूरत को नहीं, थाने वो फ्रिज लिया के घर में रखना है बस। उसके बाद जो फ्रिज आपको जरूरत है, यानी उसमें बर्फ तो नहीं जमेगी, बर्फ तो हो सकता है आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रिज हम किस लिए रखते हैं घर में कि भाई हमने कोई सब्जी रखी हुई है, दूध रखा हुआ है, दही रखा हुआ है, वो बासी न हो, खराब न हो। यदि सब्जी पहले की है वो अपने फ्रिज में रखते हैं। ये टोटल और ठंडा पानी आप लोगों को मिले, ये सारी की सारी चीजें आपको उस फ्रिज के अंदर मिलेगी। बिना बिजली के वो बिल, यानी वो बिल आपका फ्रिज है वो काम करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी बची और पर्यावरण के साथ भी आप लोग जुड़े, प्रकृति के साथ भी आप लोग जुड़े। तो इसलिए हम लोगों को यदि प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है तो आपको मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने की आदत आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, दोबारा डालनी पड़ेगी। अभी जब कोरोना आया तो समझ में आयो नहीं ऑक्सीजन किए हुए, समझ में आयो क्यों नहीं आयो? नहीं तो ऑक्सीजन अपन तो ये पेड़ काट रहे हैं और ऑक्सीजन यानी कार्बोहाइड्रेट कितना बढ़ रहा है, गर्मी कितनी बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन कब पता चला? जब कोरोना आया और जब सिलेंडरों के अंदर ऑक्सीजन मिलने लगी और वो भी मिलनी बंद हो गई। उन्होंने एक मुहिम शुरू की है। वास्तव में मैं कहता हूं कि इससे अच्छा सेवा वाला काम और पुण्य वाला काम हो नहीं सकता। आप लोग गांव में जाओ, मैं डाणी में रहता था पहले, डाणी में रहते थे तो शाम को जब दिन छिपे चारपाई पर ऐसे लेटते थे तो उस टाइम ऊपर जानवरों की कतार, अब कबूतर आ रहे हैं, अब चिड़िया यानी जा रही है, अब कौवे जा रहे हैं, अब और वो जानवर तोते जा रहे हैं, पूरी की डार है वो चलती थी। क्या आज आप लोगों ने इतने पक्षी देखे? नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का नुकसान हम लोगों ने किया है और कोई नहीं कर रहा। ये सारी की सारी जो बेईमानी है वो आदमी कर रहा है और हमने पर्यावरण का नुकसान करके और किसी का नुकसान तो किया नहीं किया, हमने अपना नुकसान करना सीख लिया। अपना नुकसान कैसे कर लिया? ऑक्सीजन की कमी आ गई। जब ऑक्सीजन की कमी आई तो आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर से मिल रहा है और वो भी मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों को प्रकृति को बचाना जरूरी है, पर्यावरण को बचाना जरूरी है। माताएं बहनें विशेष तौर से बैठी है, मेरा निवेदन है, पहले तो मैं आयोजकों को बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि मिट्टी से जुड़े हुए प्रतिष्ठान का उद्घाटन है और माताओं बहनों को आप लोगों ने बुलाया है, क्योंकि ज्यादातर प्रोग्रामों में हम लोग माताओं बहनों की भागीदारी नहीं करते हैं। तो अब बताओ, रसोई का जो सारा का सारा काम है वो तो आपको देखना है और आपको देखना है। तो यदि आपने पर्यावरण के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, पहले जो दादी थी वो मौसम के हिसाब से घर के अंदर यानी खाना बनता था। जब किसी कोई बीमार ज्यादा हो जाता था, किसी भी टाइप की जो बीमारी थी, जुकाम था और था, हर एक की दवाई दादी के पास थी, रसोई में थी और कहीं नहीं थी, कहीं जाना नहीं पड़ता था। लेकिन जब से रसोई चेंज हुई है, रसोई पक्की कर ली, पिंग अंदर वो फ्लैश लगा लियो और उसके ऊपर आपके साइड के अंदर बर्तन धोने वाला लगा दिया और अब बाहर चूल्हो कुल पकासी है। इसलिए हम लोगों ने सिलेंडर का यानी प्रयोग करना सीख दिया और सिलेंडर पे भी तवे पे रोटी नहीं पकाते, आधी रोटी तवे पे पकाते, आधी सीधी गैस पे पकाते हैं। सुबह की बनी हुई रोटी
मेरे तो खेत में भी काम कृष्ण जी काफी किया हुआ है। सुबह की बनी हुई यानी आपके तंदूर की रोटी है वो शाम को 4 बजे तक खाते थे और कोई पता नहीं चलता था कि ये सुबह की बनी हुई है आपकी बनी हुई है। अब 2 घंटा रोटी छापे में रख के दोबारा से खा के बता दो। तो ये जो बदलाव हुआ है और इस बदलाव ने मनुष्य को शारीरिक रूप से कमजोर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीमारियों को बढ़ावा देने का काम किया, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान की सरकार ने अभियान चलाया निरोगी राजस्थान, और अपन लोग भी, आप लोग जब सत्संग में जागरण में जाते हो तो जितना अपना महाराज जी अभी गावे कि पहलो सुख निरोगी काया और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। तो निरोगी काया यदि रखनी है तो फिर आप लोगों को प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ना होगा। बर्तनों के रूप में यानी उपयोग है वो अपन लोगों को, जो पहले बर्तन थे ये कोई अपने लिए नई बात नहीं है। हमने सिर्फ जब ये स्टील आया, मेरे याद है धुंधली सी, स्टील जब आया तो स्टील ने सिर्फ इसलिए जगह बनाई कि अभी स्टील की जगह थाली है नहीं, धोइजे बहुत सौखी है। स्टील की जगह थाली है, धोइजे बहुत सौखी है, बस थोड़ा सा सर्फ लगाए और बोला। बाकी जी की थाली है, कांसी की थाली है, पीतल की थाली है, और जी की थाली है, बिना रेतो मांगना पड़े, रात को मांगना पड़े। ये वास्ते सिर्फ इतने से लालच में, यानी उस टाइम हमने कांसी की थाली, कांसी कितनी महंगी है, आज एक कांसी की थाली लेकर के आओगे तो 250-300 रुपए से कम नहीं मिलेगी। वो 250-300 वाली थाली घर से कांसी की दे करके और पर दो आप खाना स्टील वाली पकड़ा दिखा, देख एक के बदले 2 ले ली। इसका बढ़ता क्या है, कांसी की थाली यदि फूट जाती थी फिर भी वो बिकती थी, वो काम आती थी, और अब ये स्टील वाली ये कोई भी काम है वो नहीं आती है। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को इस बात पर दोबारा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। अपने आप में जागरूक होकर के हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि हमें मजबूत रहना है तो फिर हम लोगों को खान पान और रहन सहन, आदमी के जो स्वास्थ्य का जो संबंध है वो रहन सहन और खान पान से, तीसरी कोई चीज नहीं। आप तो बाद में केवा ये लिखेड़ी ये होनी है, इनको तो भाई कोई इलाज को नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका जो स्वास्थ्य का संबंध है वो रहन सहन और खान पान से है। रहन सहन का मतलब है कि आपका उठने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, खाना खाने का टाइम क्या है, खेलने का टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, ये आपकी टाइमिंग। और खान पान, यदि आप लोग किस तरह का खान पान करते हैं ये आपका संबंध है। यदि रहन सहन और खान पान हमारा अच्छा है तो फिर आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत होने में कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और यदि हम लोगों को शारीरिक रूप से, जब हम शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो फिर पढ़ाई किया करांगा भाई। आप चाहेगा अपना बेटा पढ़ लिख करके आईएएस बने, आरएस बने, आरएस बने, लेकिन भी किताब जब लेके बैठे तो 1.5 घंटा यानी आधो घंटा लेके बैठे बने नींद आने लग जाए। नींद आवे ही क्योंकि शरीर में तो दम है को नहीं, खावे की है को नहीं, छान छान के पिए, दूध ने छान के पिए, ज्यादातर तो आजकल टापर दूध पिए ही को नहीं, कहने नहीं दूध तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो भाई आप कैसे मजबूत होगे? तो इसलिए आप लोगों को विशेष तौर से माताओं बहनों से निवेदन है कि आप लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य पर ध्यान कब से देना है, जन्म से। ये नहीं कि अब यानी 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, अब वो खांसी तो ठीक रही, नहीं, जन्म से हम लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। आज आप लोगों ने ये भव्य प्रतिष्ठान रखा है, इसके लिए एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार ने बहुत ही बेहतरीन योजनाएं आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए दी है। आज राजस्थान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजस्थान सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से सरकार की योजना का लाभ ले रहा है। यदि आप 50 यूनिट से कम बिजली जलाते हैं तो आपका बिजली का बिल शून्य आता है, आप लोग वो लाभ ले रहे हैं। यदि आप थोड़ी सी ज्यादा चलाते हैं तो 3 रुपए प्रति यूनिट आपको अनुदान मिलता है। यदि और ज्यादा चलाते हैं तो 2 रुपए प्रति यूनिट आपको अनुदान मिलता है। यदि आपका खेत में ट्यूबवेल है, बिजली का कनेक्शन है तो 1000 रुपया प्रति महीना आप लोगों को अनुदान मिलता है। 12,000 रुपए पूरे साल का अनुदान मिलता है। यदि किसी भी तरीके की पेंशन धारी है तो पहले जो 500 थी वो 750 पेंशन करी, 750 वाली 1000 वाली 1500,
पालनहार योजना है वो 1000 से बढ़ा करके यानी 2500 रुपए की। इस तरह से यदि आप खेत का काम करते हैं, यदि आप पशुपालक हैं और यदि आप दूध बेचने का काम करते हैं तो 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकार आपको अनुदान देती है। राजस्थान के अंदर ऐसा बेहतरीन बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि आप लोगों ने देखा होगा कि बजट के बाद राजस्थान की जनता ने गवाड़ में, स्कूल में और यानी ऑफिसों के अंदर पटाखे बजा करके और गुलाल उड़ा करके अपनी बार उनका यानी बजट का स्वागत किया है। ऐसा मौका आप लोगों ने देखा तो पहली बार देखा। ओपीएस योजना लागू की, ओल्ड पेंशन योजना लागू की और उससे कितने लोगों का भला हुआ। क्यों? और ओल्ड पेंशन योजना में कोई राजस्थान में आंदोलन नहीं हो रहा था, राजस्थान के अंदर कोई एजिटेशन नहीं था, किसी की कोई मांग नहीं थी। लोग 2004 के बाद भूल गए थे कि भाई दोबारा पुरानी पेंशन भी कोई बहाली होगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को महसूस करके कि एक कर्मचारी अधिकारी है उसके बुढ़ापे का सहारा कोई है तो वो पुरानी पेंशन योजना है। बुढ़ापे का सहारा बनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी शासन प्रशासन में भागीदारी हो, ये आप लोगों की हमेशा से पीड़ा रहती है कि आप लोग अधिकारी को नहीं, अधिकारी बनने को रस्त तो किसो है भाई, अधिकारी बनने को रस्त है पढ़ाई, और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बिना पढ़े मास्टर लग जाऊंगा। तो मैं एक कई बार कहता हूँ कि भाई आप लोगों को जयपुर जाना है, यहाँ से आपको जयपुर जाना है तो जयपुर का रास्ता तो यहाँ से यही है, तारानगर से चूरू, चूरू से फतेहपुर, फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़, सीकर होकर के रिंगस और चौमो होकर के जयपुर। अब साहब से गाड़ी लगा दो इन्हें सावा रोड पर, भादवा रोड पर है, सावा आपके नौर रोड पर, और कह दो साहब मैं तो फॉर्च्यूनर है 180 की स्पीड चल रहा है, तो भाई इन्हें जयपुर है कौन। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपको प्रशासन में भागीदारी चाहिए तो आपको शिक्षा के अंदर आप लोगों को अपने आप को आगे बढ़ाने का काम आपको करना पड़ेगा। और यदि आपको राजनीति में आगे आना है तो आप लोगों को, क्योंकि हमारे लोगों में ज्यादातर गलतफहमी है कि भाई राजनीति तो सिर्फ पीसा लोग कर सके, बिना पीसा तो राजनीति हुए को नहीं। राजनीति तो घर फूके तमाशा देखने वाली बात है। तो भाई कितना लोगों को घर फूका होगा बताओ। एक सरपंच से तैयार करोगा वो चुनाव नहीं जीता को तो वो तो अगली बार चुनाव लड़े को नहीं, फिर कोई तैयार करोगा वो नहीं जीता को तो वो भी अगली बार कौन चुनाव लड़े। लेकिन मैंने विशेष तौर से इस बात को खारिज किया है कि सिर्फ पैसे वाला आदमी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि मैंने 89 में ग्रेजुएशन करके जब मैं राजनीति में आया तब मैंने प्रण किया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। नंबर 2, मेरे नाम से 1 रुपए की भी कोई संपत्ति नहीं होगी। और आज और तीसरा, मैं पूरा का पूरा जीवन सेवा में लगाऊंगा। उपाध्यक्ष बोर्ड में उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरे को 68,000 रुपए जो तनख्वाह के आते थे वो मेरे खाते में आए हैं, या अध्यक्ष बनने के बाद जो तनख्वाह मिलनी शुरू हुई है वो हुई है। इसके अलावा इस धरती पर मेरे नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है। और एक मजबूती से राजनीति आप लोगों के सामने देखा है कि आप हमने लोगों ने की है, ऐसे ही नहीं, क्योंकि सहयोगात्मक नीति के माध्यम से यदि एक सरपंच अकेला चुनाव लड़के और आप लोग सोचो घर फूकेगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन सरपंची का चुनाव लड़े, उसका दिमाग लगे, उसका समय लगे, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी मदद करके, आर्थिक सहयोग करके यदि उसका खर्चा नहीं लगने दे तो वो आदमी दोबारा भी प्रयास करेगा, दोबारा भी प्रयास करेगा और वो आदमी आगे बढ़ेगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की मदद करने की आदत भी हम लोगों को डालनी होगी और शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए विशेष प्रयास आप लोगों को करने होंगे। जब तक शासन प्रशासन में भागीदारी के लिए आप लोग आगे नहीं आओगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आगे नहीं आओगे, तब तक ये बात बढ़ने वाली नहीं है। और शिक्षा का रास्ता, जयपुर का रास्ता मैंने आप लोगों को बता दिया। पैदल चलोगे, आज यदि यहाँ से 250 किलोमीटर जयपुर है, आज पैदल आप लोग चले तो 20 किलोमीटर का सफर तय किया तो कल 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, फिर 20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया तो फिर 20 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। और यदि आपने सावा रोड पर और नौर रोड पर गाड़ी लगा दी तो भी जयपुर की दूरी ज्यादा होगी। इसलिए, और मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, आपके पास समय की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी भी नहीं है,
और आपके पास दिमाग की कमी भी नहीं है। लेकिन तीन चीजों में आप लोग समय, पैसा और दिमाग फालतू का जाया करते हैं, जो किसी भी काम के काम नहीं आता है, सिर्फ मात्र थोड़ा सा दिखावा करने का। और जो निर्मल जी कहते हैं ना, नाक, वो थोड़ा सा नाक रखने वास्ते, वो कौन कौन से है? नंबर 1, सामाजिक रीति रिवाज। हर आदमी सामाजिक रीति रिवाजों में बढ़ चढ़ करके पैसा खर्च करने की आदत डालता है, और वो सोचता है कि इतो जो 500 लोग खानो ना करो नहीं तो केटा नाक बढ़ जाएगा, जे 1000 लोगों को खानो ना करो तो फिर नाक बढ़ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भले 500 का करो, 1000 का करो, 2000 का, ये देश जमा दुनिया में बड़ा बड़ा का ढेरू बज जाए, सारा कोई 500 1000 वालों खानों की नहीं याद को नहीं। बहुत से लोग हैं जो इससे ज्यादा का भी खाना करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सामाजिक रीति रिवाजों में लगने वाला जो खर्च है उसमें कमी करने की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे दुख तब होता है, खर्चा करो भले ही, लेकिन दुख तब होता है जब बेटे की शादी में 20 लाख रुपया खर्च करने के तीसरे दिन बेटे के एडमिशन के लिए वो कहता है समाज के लोगों से कि छोरे को एडमिशन कराना है, मेरे को फीस को नहीं, और बेटे की यानी शादी में वो 20-25 लाख रुपया खर्च करता है। ये बुरी बात है। बाप के दादे के यानी खर्च में, मृत्यु बोझ में वो बेतासा खर्च करता है, वो अपनी जमीन को गिरवी रखता है या और करता है, और फिर जब बेटे की पढ़ाई की बात आती है तब वो कहता है कि भाई मैं तो गरीब आदमी, हमारी क्या पार पड़ सके। जब किसी तरह का प्रतिष्ठान, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की बात आती है तब वो कहते हैं साहब ये गरीब आदमी, हमारी क्या पार पड़े। जब तक यानी खर्च में, मृत्यु बोझ में खर्च करे हो, जब तो थारी गरीबी आड़े आई को नहीं। जब आपने शादी में खर्च किया तब आपके गरीबी आड़े आई नहीं, और जब आप ढंग का काम करना चाहते हो तब आप कहते हो कि मेरी गरीबी आड़े आ रही है। हम लोगों को सुधारना पड़ेगा, अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। नंबर 1 सामाजिक रीति रिवाज, और नंबर 2 धार्मिक अंधविश्वास। हम लोग धार्मिक अंधविश्वासों में बेतहाशा खर्च करते हैं। हम धार्मिक लोग हैं, पूजा पाठ के लोग हैं, हमारे घरों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, हम जागरण लगाते हैं, हम सत्संग करते हैं, 2 टाइम माला फेरते हैं, हम व्रत रखते हैं, ये बहुत है। इससे ज्यादा अब उसके बावजूद भी कभी ये पैदल यात्रा, कभी वो फलाना, कभी वो दिखड़ा, इस तरह से करके भी हम लोग अपना समय, पैसा और दिमाग है वो ज्यादा खर्च करते हैं। और तीसरा है नशा पता। इस नशे पते के अंदर भी ज्यादा समय, पैसा और दिमाग भी हम लोग खर्च करते हैं। यदि सामाजिक रीति रिवाजों में लगने वाले खर्च को, धार्मिक अंधविश्वासों में लगने वाले खर्च को और नशे पते में लगने वाले खर्च को समय, पैसे और दिमाग की बचत करके आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में लगाया, विज्ञान के क्षेत्र में लगाया, आर्थिक तौर पर अपनी प्रोग्रेस करने में लगाया, आर्थिक संसाधन को मजबूत करने में आप लोगों ने लगाया, तो इतने ही पैसे में, इतने समय में, इतने दिमाग में 5 साल बाद में आप लोगों को अपने घर में बदलाव है वो नजर आएगा, तब्दीली नजर आएगी। अब आपको सोचना है कि आपको जयपुर वाला रास्ता पकड़ना है या आपको नोहर वाला रास्ता पकड़ना है, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम लोग इन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें और बच्चों को विशेष तौर से पढ़ाएं। आजकल ज्यादातर हम लोग, जब बेटी घर में जन्म होती है तो एक कहावत बनी हुई है, कभी बेटी घर में जन्म होती है तो बाप ने पेट के गांठ बांधनी पड़ेगी। उनका कहने का मतलब है कि बाप को दहेज के लिए पैसा जोड़ना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि आजकल झगड़े इतने हो गए आपस में परिवारों के कि आप जो बहुत छांट करके दहेज लेकर के आते हो ना, वो तो थाने में पड़ा मिलता है, क्योंकि झगड़े के बाद थाने वाले लेकर के जाते हैं। यदि आप उनको अपनी बेटी को दहेज देना है तो उसको दहेज दो, उसको अच्छी तरह से शिक्षित करो, उसको पढ़ाओ, उसको अपने पैरों पर खड़ा करो, ताकि आपकी वो बेटी भी सुखी रहेगी पूरा का पूरा जिंदगी और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहेगी। और कोई दहेज कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अपने बच्चे और बच्चियों की शिक्षा पर भी विशेष तौर से ध्यान दें। सामाजिक तौर पर हम लोग एक दूसरे की मदद करने की आदत डालें। और लास्ट बात और कहना चाहता हूँ कि हम ये जो सोशल मीडिया है ना, इस सोशल मीडिया का भी गलत जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे भी बचने का काम करें। क्योंकि सोशल मीडिया पर आज का जो यूथ है वो सिर्फ डाकिये का काम करता है। डाकिया क्या काम करता है? डाकिया इधर से डाक लेकर के आता है, उधर डाक को देने का काम करता है। डाकिया कभी डाक को पढ़ता नहीं है। यही आज का यूथ कर रहा है, इधर से
फेसबुक पर कोई यानी पोस्ट आई, आगे शेयर कर दी, उधर से व्हाट्सएप पर कोई यानी पोस्ट आई, आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया, बगैर सच्चाई जाने, बगैर तथ्य जाने, बगैर उसकी गहराई तक की गई कि इससे फायदा क्या होने वाला, नुकसान क्या होने वाला है। और जो नफरत वाली जो पोस्टें, नफरत वाली पोस्टें, कहीं का वीडियो, कहीं का कोई लेना नहीं देना नहीं, कहीं का वीडियो, कहीं है वो पोस्ट हो रहा है। और आप लोग जो दिमाग में नफरत, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली जो इस तरह की जो पोस्टें शेयर को और पोस्ट फॉरवर्ड होती है, उसकी वजह से यूथ के मन में नफरत पैदा होती है। और वो नफरत कब फूटती है, जब कहीं कोई दंगा होता है, उसमें आर्थिक नुकसान भी होता है और मानव का नुकसान भी होता है। इसलिए हम लोगों को, आप बताओ, आज तक आप लोग इतनी उम्र ले ली लड़ाई में और नफरत में, झगड़े में और नफरत में किसी को कोई फायदा हुआ है क्या आज तक दुनिया में? किसी को नहीं हुआ। तो हम लोग इस नफरत से और झगड़े से दूर होकर के और हम लोग प्यार और स्नेह की बात करें, एक दूसरे का सहयोग करने की आदत डालें और हम लोग 21वीं सदी के अंदर रहने की आदत डालें। 21वीं सदी का मतलब क्या है? 21वीं सदी का मतलब है हमारा रहन सहन अच्छा हो, हमारा खान पान अच्छा हो, हमारे पास अच्छे आर्थिक संसाधन हो, हमारे पास अच्छा मकान हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित हो और हमारे बच्चे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, नई से नई विज्ञान तरक्की करें, नई से नई टेक्नोलॉजी का आप लोग प्रयोग करें और तब आप लोग है वो 21वीं सदी में गिने जाएंगे। ये मोबाइल है ना, अपन सब लोगों के सामने आया है, अपने सामने आया ना मोबाइल। सन 2000 में मोबाइल आया, मेरे अच्छी तरह से याद है। जब मोबाइल आया तब नोकिया का एक बड़ा था, निर्मल जी मोबाइल होता था, बड़ा सा, एक 3300 बोलते थे उसको, व्हाटएवर को। अपने को सिर्फ इतना पता था कि इससे फोन करना होता है, यानी सुनना होता है, बस एसएमएस का पता भी नहीं था। आज आपके पास जो एंड्रॉइड मोबाइल है, आपका परिजन ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, इराक ईरान में बैठा है, कहीं भी बैठा है, आप यहाँ बैठ करके उनके साथ आमने सामने बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये किससे हुआ है? ये टेक्नोलॉजी से हुआ है, टेक्निक विज्ञान से हुआ है। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी किससे आई है? शिक्षा से आई है और किसी से नहीं आई है। तो इसलिए हम लोग 21वीं सदी में जीना चाहते हैं, तो हम लोग को नई से नई टेक्नोलॉजी है उसको प्रयोग करने की आदत हम लोग को डालनी होगी। आज आप लोगों ने इधर बुला करके मेरा जो मान सम्मान किया है, इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। तारानगर वैसे भी मैं काफी दफा इधर आता जाता रहता हूँ, वो अच्छी कार्यकर्ताओं की टीम इधर आप लोगों ने बना करके रखी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर रामचंद्र जी का और आपने जो प्रतिष्ठान, सॉरी मैं मेरे बोर्ड की बात तो पता नहीं भूल ही गया आप लोगों को सिर्फ। और एक बात बोर्ड के बीच में एक बात और है, लगभग 8 महीने पहले फरवरी में मुझे जो उपाध्यक्ष बनाया, ये राजनीति की बात है, समझने वाली बात है। जब उपाध्यक्ष बनाया तो काफी लोगों की नाराजगी थी कि थाना वो के प्रति है, वो के काम को है कि मैं की कोनी, थाना तो यहाँ करना चाहिए, थाना तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, थाना तो मुख्यमंत्री जी से आगे आ बात करनी चाहिए, वह बात करनी चाहिए। लेकिन देखो, राजनीति में धैर्य जरूरी है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप लोग कहीं भी मार खा जाओगे। मुझे पता था कि जिन्होंने उपाध्यक्ष बनाया है वही अध्यक्ष बनाएंगे, और कोई अध्यक्ष बनाने वाले नहीं है। ये जो कहने वाले हो ना, ये तो आप यहाँ के वे और बाद में और की हो जाए तो कैसे फिर आप कर सका। मैं आगे नड़ाओं की बिगड़े को नहीं, जब आपके दिमाग को, आपकी सोच उससे मजबूती चलाना, जब बात आगे बढ़ेगी। तो जिन्होंने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया, उन्होंने 6 महीने कामकाज देख करके मुझे जहां भी लगाया वहां मैंने ईमानदारी से काम किया। आपके जिले के अंदर सुजानगढ़ उपचुनाव था, उपचुनाव के अंदर जब मैं आया, मेरे को 28 दिसंबर को ऑर्डर हुआ कि आपको उपचुनाव का प्रभारी बनाया जाता है। मैं 1 जनवरी को शाम को सुजानगढ़ पहुंच गया। मनोज जी मेघवाल हमारे विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने सोचा कि 2-4 दिन यहाँ रहेगा और हो सकता है जैसे आमतौर पर प्रभारी यही करते हैं, एक दिन रुकते हैं फिर 5-10 दिन चले जाते हैं। मैं तो सब वहीं पे यानी जम करके बैठ गया। नेट 4.5 महीने मैं सुजानगढ़ के अंदर रहा।
होली के दिन भी बीच में होली आती है, होली के दिन भी मैं घर पे नहीं गया। तो जिस दिन सुजानगढ़ के अंदर मनोज जी मेघवाल का नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए जिस दिन सीएम साहब आए, उस दिन चूरू जिले के सारे विधायकों ने, नरेंद्र बुढ़ानिया जी से लेकर के कृष्णा पूनिया जी से लेकर के सारे जो विधायक, जितने भी विधायक थे उन्होंने भी, और जो और भी ज्ञानी पार्टी के पदाधिकारी थे, सबने एक राय होकर के कहा कि जे प्रभारी पुणों की सीखनो है तो डूंगराम के उसी को प्रभारी के हुए बता सी। तो इसलिए बड़ी तमन्ना से काम किया, तो भाई आज आगे बढ़ने का मौका मिला। और काम नहीं करेंगे आपा बहाना बना बोकरा, मीटिंग में बुलावे जल के आज तुम्हारे घरे कोई काम हो गयो, फिर बुलावा जल के कोई बीमार हो गयो, फिर के बुलावा जल के मेरे तो मोटरसाइकिल पंचर हो गयो, फिर बुलावा जल के मेरे तो बस निकल गई, फिर बुलावा जल के मेरे तो ट्रेन निकल गई। तो भाई मैं आज तक जिसको जीवन जियो है नहीं, अब लगभग 1990 से लेकर के 42 साल हो गए, 42 यानी 32 साल का टाइम हो गया। इन 32-33 सालों में मारी कदे बस को निकली, मारी कदे ट्रेन को निकली, मैं कदे बीमार को नहीं होया, और मैं मारे कदे घरे कोई दिन पार्टी को काम अभी दिन मारे घरे कोई काम नहीं होला बा को नहीं होयो। तो इसलिए हम लोग यदि राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उतना ही इनोवेटिव होना पड़ेगा जिस तरह से और कामों में होना पड़ता है। इसलिए तो सिर्फ माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनने के बाद ही बलवान जी मैंने काम शुरू कर दिया। अध्यक्ष बनने के बाद क्योंकि एक योजना को बढ़ाने में और लागू करने में काफी टाइम लगता है, और इस बोर्ड में और ज्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है बता दो। अब से पहले 3 बोर्ड बने, एक भी फाइल वित्त विभाग में 3 बोर्डों में किसी चीज नहीं गई, एक भी फाइल नहीं गई हुई। इसलिए अभी तक इस बोर्ड के पद यानी मेरे जो कर्मचारी उनको पता ही नहीं कि यानी फाइल का रूट क्या है, फाइल कैसे जाएगी, किन किन अधिकारियों के पास जाएगी। इसलिए मैंने उपाध्यक्ष बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भले ही आपके पास अध्यक्ष वाली यानी जो पोर्टफोलियो वो तो आपके पास नहीं है, लेकिन आपको अध्यक्ष के तरीके से काम करना, इस बोर्ड के आप सर्वे सर्वा हो। इसलिए उसी टाइम से मैंने काम करना शुरू किया और 3 कामों को धरातल पर उतारने का काम अब से पहले मैं कर चुका हूँ। 3 काम इस सिर्फ माटी कला बोर्ड के धरातल पर उतारने काम कर चुका हूँ। नंबर 1, अभी पिछली 15 तारीख को जयपुर के अंदर राजस्थान के 300 आर्टिजनों को मिट्टी कला से जुड़े हुए जो लोग हैं आर्टिजन है उनको बुला करके 1 दिन का प्रशिक्षण देने का काम है वो किया। उनको आने जाने का किराया देने का काम किया, उनको गिफ्ट देने का काम किया और उनको प्रशस्ति पत्र राजस्थान सरकार की ओर से देने का काम किया। पहले काम ये हुआ। दूसरा, अभी जो आपकी दीपावली गई है, दीपावली पर मिट्टी के दियों को प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से, शिल्प माटी कला बोर्ड की ओर से जिला हेडक्वार्टरों पर, संभाग हेडक्वार्टरों पर और प्रदेश की राजधानी में बड़े होर्डिंग लगाने का काम किया। आप लोगों ने देखे होंगे, जब चूरू जाओगे आप लोगों को ऐसा होर्डिंग है वो देखने को मिलेगा, ताकि हम लोग मिट्टी के दियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर सके, लोग है वो इसके प्रति जागरूक हो। और तीसरा, हमने इसकी वेबसाइट तैयार कर दी है, वो वेबसाइट हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब से पहले 3 काम हम लोगों ने धरातल पर उतारे हैं और अब भी आगे भी महेंद्र जी कह रहे थे कि और आगे क्या करोगे, आगे भी दिमाग में बहुत से प्लान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन सारे के सारे प्लानों को उतारने का काम हम लोग धरातल पर उतारने का काम इस बोर्ड के माध्यम से करेंगे, ताकि मिट्टी कला से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत हो, वो अपने आप को आगे बढ़ा सके और वो आप लोग अपने आप को आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर वो अपने आप को मजबूत कर सके। लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन को और कंप्यूटर को जमाना है, कंपटीशन को और कंप्यूटर को जमाना है। खेती जी की पानी वाली जी खेती है, नहर वाली जी के एरिया में खेती हुआ है, बटे तो आप कराओ कंप्यूटर को लगावा, खेत में लगावा को लगावा। तो भाई कंप्यूटर और कंपटीशन को जमाना है और कंपटीशन में 1 नंबर पर रहना पड़ेगा। ये सोचो कि पुरानी युक्ति यानी गाड़ी लेगे महिंद्रा 40 की स्पीड वाली गाड़ी लेके रोड पर चलो और थे सोचो कि आगे ही रह रहे हो और किन साइड ही न दो तो भाई काम चला है तो नहीं। आजकल स्पीड वाली गाड़ियां आ गई, आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी।
दुनिया और सिस्टम के हिसाब से आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यदि हमने अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाया तो पीछे या तो पीछे वाला टक्कर मारेगा और या फिर वो क्रॉस करेगा, फिर आप हमको तकलीफ होगी कि वो क्रॉस क्यों कर रहा है। इसलिए हम लोग अपने आप को एक नंबर पर रहने की आदत डालें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे कोचिंग के क्षेत्र में है, और हमारे सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं वो आज यदि कोई काम करना चाहती है तो आपके पास काम है। कोचिंग के हॉस्टल खोलो, कोचिंग संस्थाएं खोलो, और जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करने के अंदर जो होशियार और प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम करो, ताकि समाज के अंदर IAS IPS और RAS RPS से वो पैदा हो सके और ज्यादा हम लोग मजबूत हो सके। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य स्वागत आप लोगों ने किया, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। माताओं बहनों ने विशेष तौर से बैठ करके मेरी बात को सुना है, माताओं बहनों का धन्यवाद। और रामचंद्र जी को एक बार फिर लख लख बधाइयां देते हुए आपका ये कारोबार बढ़े, और आप लोग जितने लोग आप लोगों यहाँ आए हैं जो सुन करके जाएंगे, आप लोग अपने घरों के अंदर अपनी रसोई के बर्तनों को चेंज करने का काम करोगे। रामचंद्र जी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोग इस काम को करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ श्री निर्मल जी। प्रजापत मिट्टी के बर्तन भंडार के इस उद्घाटन के अवसर पर राजस्थान सरकार के मिट्टी कला बोर्ड के अध्यक्ष हमारे बीच में श्री डूंगरराम जी गेदर इस पावन अवसर पर पहुंचे हैं। मैं उनका तारानगर की इस धरती पर क्रांतिकारी और हार्दिक अभिवादन करता हूं। इस कार्यक्रम में तारानगर क्षेत्र, भादरा से, चूरू से, सरदारसर से तमाम जो मंचासीन अतिथिगण पहुंचे हैं, मैं आयोजकों की तरफ से आप सबका भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए तमाम सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको पता है हमारे रामचंद्र जी आयता जो सामान के रहने वाले हैं, इन्होंने मिट्टी के बर्तन जो हमारी पुरानी विरासत है, परंपरा है, उसको हम दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं, उनको छोड़ते जा रहे हैं। आज ऐसा समय है, परिस्थितियां हैं कि वापस हमें हमारी पुरानी जो पहचान है, हमारे जो पुरानी जो हमारी विरासत है, उनको संजोकर संभाल कर रखना होगा। मिट्टी, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, उस मानव सभ्यता में 3 महत्वपूर्ण चीज थी। पहला, खेती का विकास, मनुष्य ने अच्छे से अनाज पैदा करना और अनाज को खाना, अपना जीवन यापन करना। उसके बाद में बर्तन के रूप में मिट्टी का बर्तन, कुम्हार का जो चाक है, उस चाक के बाद पहिए का विकास हुआ, और पहिए के विकास के बाद आज हम देख रहे हैं देश और दुनिया में जो तरक्की हुई है, वो उस चाक जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, उसके बाद में पहिए के विकास ने पूरी दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी। आज जरूरत है इन चीजों को संभाल कर रखने की। मैं एक बार जोधपुर गयो, मेरे साथ तारनगर का कई जना बोला होटल में रुकांगा। मैं बेटा होटल में रुक गया, वो कोई 3 स्टार हो, कोई 5 स्टार हो, या पूरा तो ध्यान हो नहीं। बेटा मैं पूछो कि जोधपुर में किया हम पर लोग चाव की अलग टाइप हो गए, बोले सिकंजी ले होगी होटल में आगे सिकंजी। मैं मुझे कितने रुपये, बोले 100 रुपया वो 1 गिलास। अपना घर घर में नींबू है, लेकिन सिकंजी को बहुत चाव नहीं, जितो चाग हो। लेकिन लोगों ने मेरे है कि 5 स्टार होटल के मां जाके उन्हें सिकंजी भी 100 रुपये ही बिकेगी। मैं पूछो खाने का वो मीनू, बोले बाजरे की रोटी 50 रुपये की, सांगरी की सब्जी
150 रुपए की प्लेट, काचर की सब्जी 180 रुपए की प्लेट। बताओ तो लहरों छुटा गई है उसे। हम जिन चीजों को छोड़ रहे हैं वो ग्रहण करने जा रहे हैं। गहलड़े दिना खेती करनी छोड़ दी। आपने तारानगर के 3 किलोमीटर इन्ने उठ जाओ, 3 किलोमीटर इन्ने उठ जाओ, 3 किलोमीटर इन्ने उठ जाओ और 3 इन्ने उठ जाओ, खेत बाड़ों को मिलेंगे की तो कृपा होगी हमारा पशुओं। बाकी खेती हो जो घाटे को सोचो, घाटे को सोचो होता ही हमका धीरे धीरे करना बंद करियो। और गहलड़े दिना पूरे देश में हमारा रोड़ो माचियो अडानी और अंबानी के खेती हम छोड़ने के लिए तैयार। आज डूंगरराम जी आया है, बहुत सारी बात मैं उसको करूंगा। माटी का जितना भी कारीगर है आप ईंट भट्टा अपने खेत में खंडेड़ो तो ईंट काट का आप लोग चेचो बाटो करता। आज वह सारी चीज खत्म होगी। चिमनी भट्टा जी का है तो डेवलप हो गया। आपने हर बार गढ़ानी लिया होया करती। आपने साथियों में वार्ड नंबर 1 में 8 गढ़ा बनाया करता। खंडवा का गढ़ा प्रसिद्ध है। आपने धर्म जाति कोई सी हो नहीं, लेकिन गढ़ा बनाना काम बाई में साय का गढ़ा प्रसिद्ध है। वह धीरे धीरे विलुप्त होने जा रहे हैं। और जो ही थे काम छोड़ दोगा जब फिर अंबानी ब्रांड अडानी ब्रांड गढ़ा भी आवेगा। और दूसरा जी का है आज रामचंद्र जी का प्रतिष्ठान लगाएगा बी टाइप का बना भी आवेगा और 500 में बिकेगा। हम 100 रुपया गढ़ो जी को खरीदा भी होगा तो फलानो 4 दिन पहले 80 रुपये हम दे। अपन ऐसी की चीज है पर नहीं छोड़नी चाहिए। आगे दुनिया कोई भविष्य को नहीं, कोई कल्पना को नहीं। परिवर्तन स्वरूप बदल सकते, लेकिन ऐसी की मूलभूत अपनी चीज है मन वापस अस्तित्व में लाने की जरूरत है। आज बहुत सौभाग्य की बात है, डूंगरराम जी राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में अपने बीच में बैठे हैं। मेरी पहली मुलाकात जब मैं LLB फर्स्ट ईयर में बीकानेर एडमिशन ले रखियो और प्रजापति छात्रावास में रहा करता। मई जून के महीने एडमिशन हुई हो, मेरा कमरो 10 नंबर। इनने मैंने देखियो दोपहर में सगड़ा का विद्यार्थी है, आप अपना कमरा कोई कॉलेज गेट और कोई सुते और आया मैं कमरे में बैठ गया। 2005 और बता आगे जी की बात करी। बहुत सारी बात करने के बाद एक बात कही कि पढ़ाई के सागे सागे राजनीति करनी चाहिए। राजनीतिक चेतना अगर नहीं होगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी टाइम गए कि जिस जाति का जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा वो समाज पिछड़ जाएगा और लूटा पिटा जाएगा, शोषण का शिकार हो जाएगा। आगे राजनीति करनी चाहिए। मैं कहा तो पढ़ाई यार अभी है नहीं, गरगा जी का है तो बड़ी मुश्किल हो जब से लगातार अकाल पढ़ा करता। हम 98 के जमाने के बाद में 2004 में और 7 में जाके कोई व्यवस्था बैठी कोई ठीक ठाक खेती की, लगातार 5-6 साल का अकाल और 20 स्थिति में पढ़ाई करना। तो अगर पढ़ाई के सागे सागे राजनीति करनी चाहिए तो मैं पूछो कि राजनीति करनी तो चाहिए पर फेंकन लाग रहे हो थारो के अनुभव है बताओ। बटे बोले अनुभव तो उठपटांगी है लेकिन मेरी लहरों को छोड़ूंगा। अनुभव बहुत अजीब टाइप का है। जब तक तो कोई चुनाव भी बोल रहे हो, चुनाव लड़ाया करता बसपा का प्रदेश अध्यक्ष। एक बात बताइए, बोले अम्परला जी का लोग अगर कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत भी कर लेनी तो बिड़ता ही से वोट मांगने चाहे मैंने पूछे खड़े हुए मैंने पूछे खड़े हुए लड़का और जगह जयपुर और दिल्ली और इनो किनो चाल गया होगा तो सब पूछ के खड़े हुए क्योंकि कीमत चुनाव लड़ लिया जो कोई हिम्मत कर ले बिना हौसला अफजाई को नहीं करे आगे कहना बोलूंगा वो फिर एक समीकरण को 2 गेड़ा में देख लियो। जहां जगेगा बोले आदमी तो ठीक है, बात भी ठीक है, काम ही ठीक है, पर जीते को नहीं। बताओ किशन गिरी जी बैठे है
मैं आने पूछा वो थारकन को आखा दिखा के जाएगा और तो सह जीतेगा वो हम पर लोग वो जीते नहीं गए और सह जीतेगा लड़ाई बीता। एक तीसरी क्या दिक्कत है, बोले फलानो जीत जाए वो जब नाक कट जाएगी। मेरी 39 साल की उम्र होगी, 2 में विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, कई विधानसभा का चुनाव देख लिया, कई सुन भी लिया। गांव में गए 10-10, 15-15, 20-20 आदमी ऐसा है जिसका चुनाव को जब एकदम सारे सीटें मजे नहीं, चाहे सरपंच को चुनाव हुए, चाहे ब्लॉक को हुए, जिला परिषद, विधानसभा, चाहे लोकसभा को, कहे फलाणु जो जीत जाएगो तो आपकी नाक कट जाएगी। मैं आज तानी 39 साल को हो गयो, मेरे याद आवे मैं एक ही गांव में नाक कटेरा आदमी को देखे कहीं तो नावड़ना नहीं चाहिए नाक कटेरा आदमी। डॉक्टर साहब भगवान जी वर्मा गहरे दिना की भागादौड़ी ज्यादा होगी, तबीयत खराब होगी, मैं आगे इलाज दे गया हूँ। हम हॉस्पिटल है बड़े भादरा में, वर्मा हॉस्पिटल। अब उन धड़क तो चलो जाने भी नहीं है, कह एक बार तो कोशिश आई है कि जीवा के पास बेटा इतनी गारंटी आ गई। मैं डॉक्टर साहब चुनाव में सिखाएंगे नाक कट्टे ताकि थे सर्जरी करिए नाक पासा जोड़ दोगे। मेरे सागे जी की रोड़ी है भाई मिलते बोले जो फलाड़ो जी से नाक कट जाएगी, फिर सर्जरी और फेंको ले लो, फिर मैं गौर करके ढंग कर दूंगा। फिर मैं और सारा आदमी सर्जरी तो घटी करा सके, क्योंकि अशोक गहलोत साहब जी की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू कर रखी है। पहले 5 लाख रुपया वो इलाज फ्री हो, आजकल 10 लाख हो रही है। आज भी वो रजिस्ट्रेशन को लास्ट और दिन है, जिकन पहला के तो कोई चुनाव में नाक कट जाएगी तो आज फिर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर जो इशो काम हो जाएगा तो 10 लाख रुपया सर्जरी का लग जाएगा नहीं तो थारो काम फ्री नहीं कट जाएगा। ये तर्क क्या है? ये बचकाने तर्क है, अपने आप को अंधेरे में रखने की तर्क है। दिल्ली के कबूतर के आंख बंद करने से दिल्ली का खतरा नहीं टलेगा, मुकाबला करना पड़ेगा तब जाकर के खतरा टलेगा। आज डूंगरराम जी हमारे बीच में, मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मैंने उनसे वो अनुभव आज से 20 साल पहले जो लिया था वो का अनुभव आज भी हमारे बीच में वैसे खड़ा है। ऐसा हम थोड़ी करा, आप जो जीवन में संघर्ष करिए तो ऐसा नहीं करे किसी को। हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 20 साल जरूर लगी, लेकिन शख्सियत है जिसका 1 साल में 2 पेपर पास कर लिया। पहले हमें उपाध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बना के कई दिन रखे, बोले ठीक है देखा के, और वो जी को पद है माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष पद को। आपने बोले रामेश्वर जी बैठे हैं, मैं तो रामचंद्र जी का हमने कैपिटल फोटो स्टेट है, वहां पर रामेश्वर जी खातिर घणे पोस्ट कार्ड लिखे पीडीएम का मुख्यमंत्री तो बनाओ मारो वो पद ऐसे को मारो, वो पद हो ही तुम्हारा खातिर है, लेकिन वो पद कभी फ्री को नहीं क्यों। फिर बाद में इनमें मतलब मामा बैठे हैं भवरलाल जी दादरवाल आ ले दिया पोस्ट कार्ड, बोले चंद्राराम जी ने बनाना है, थोड़ा थोड़ा लगा के खूब लिखा पोस्ट कार्ड, लेकिन वो पद कभी भरी हो गए, वो पद डूंगरराम जी आवे नहीं यार भरीजा नहीं राजस्थान सरकार ने। वो भी पहले हम एक पेपर लियो के उपाध्यक्ष बनाया, उपाध्यक्ष बना के राम नहीं बचा अध्यक्ष बनाया। इसका मतलब इस व्यक्तित्व में कुछ काबिलियत है जिसको जयपुर और दिल्ली वालों ने समझा। हमें भी ऐसे संघर्ष करने वाले लोगों को उत्साहित करना चाहिए। इनसे जितना मार्गदर्शन, जितना सहयोग लिया जा सके वो सहयोग लेकर के हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, इस तरीके का प्रयास हम सबको मिलकर के करना चाहिए। आज डूंगरराम जी जिस पद के ऊपर सुशोभित है, बधाई नहीं हो गई है डूंगरराम जी, उम्मीद है आपसे, और वो उम्मीद है तो पिछले 20 साल में किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ, वो आप अपने कार्यकाल में करके जाओ। मिट्टी का बर्तन बनाना रोज को विरासतन काम है, वो काम बनानिया में कर नहीं रहे, आधुनिक सुविधाओं मिले, रात में मिट्टी
मिट्टी का बर्तन पकाणो आज के टाइम में कल्पना उबार है। एक कोई कुम्हार हो, दो बेटी, एक मिट्टी के बर्तन बनाना रह जाएगी और एक खेती को काम करना रह जाएगी। खेती बाड़ी को काम करे बाद में घराड़ी बोली के छोरी मिल गया हो के कई दिन हो गया के तो आप अब आपने कोई मोबाइल तो हटो नहीं जिसको वीडियो कॉल करके कब मैं दूध काटती है कापर खिलाऊंगा पे सारा समाचार पूछ लिया पर तो जाएगी अंदर में आके फिर बताता कहा ठीक है पर राजी खुशी है भी सासू बीमार है भी वो एक छोरो है जो बीमार है दो थोड़ा स्कूल जा लग यार यूं करके मैं समाचार बताया करता है कि उत्सव को माहौल हो तो परिवार में अगर बूढ़ियों कोई काम तो करके पथ फान तो सकते तो गयो जी की खेती करो पिंग जाके बोलो क्या है क्यों करे बता बोले बाबा ठीक है 50 बीघा में खेती कर रखी है 15 दिन में और मैं वर्ष नहीं तो मैं तो फसल जो को निरा उजड़ जाऊंगा। बाबा बोले 15 दिन पानी में तो राम और राजूर अल्लाह और सगड़ाओं जी की अर्शीस आ करो के 10 दिन मां माई में बसर तेरे नाथ जी को है तो कई सैकड़ों मनो है ये आशीर्वाद देगी आजो आगे जाके मैंने पूछो तेरे किधर है तो बोली कि मैं तो कहे इतना कई गड़ानीर परातांगीर पांगी जाई तैयार कर रखी है 15 दिन में नए वर्ष है कि जब तो जीवने पड़ जाऊंगा नहीं मरणों पड़ सी अच्छा आगे बात दिरानी पूछे बोले किधर है बोले एक मरेगी तो घणो लंबो चौड़ो मोटो फेको नाचको आपनो जी कोई व्यवस्था है आपने जी तो समान है कि समान के अनुसार राजनीतिक ताकत बनाओगा जब जाके समान सुरक्षित रहेगा अन्यथा समान बनाओ बहुत है लेकिन लोग खोज के लेके जाएगा समान सुरक्षित रहेगा कोई कई कर्मचारी नया बलवान के मेरा बेटा विरोधी पीछे जाके देख के आवे बलवान ने के लोग ने बताता क्या बो के बिंदु ही करे बाकी डूंगराम जी वहां बीच में रहे बता देगा राजकाज का काम किया हुआ ट्रांसफर लेके मैं चूरू के कलेक्टर के पास गया था ये कॉलेज है मेरी इसका प्रेसिडेंट रहा हूं मैं जब प्रेसिडेंट था हमारे कलेक्टर ने अपने स्तर के ऊपर वो काम कर दिया जो राजस्थान की सरकार नहीं कर सकती। हमारी बात हूँ हमारे आंदोलन हूँ हमारे धरना हूँ प्रभावित हो गए जैसे चैम्बर में बैठे यार पे सहन करने लग गया बी टाइम कोई एक नेताजी को फोन आयो बोले मैं बाड़मेर भेज दूंगा जब बोले भट्टी कलेक्ट्री तो लगा सो तो यही कोई के बड़े चपड़ा सी लगा दे तो कर्म महत्वपूर्ण चीज है वो चाहे यहाँ करना पड़े चाहे वहां करना पड़े। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबने आयोजकों ने मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का मान सम्मान दिया इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा। अध्यक्ष अंतिम वक्ता होता है लेकिन क्योंकि नूनों का हम जस्ता साथ जत्सेगो ए तो मास्टर जी महेंद्र जी डॉक्टर साहब मारोटिया जी बीच में बैठे आपने ए सारा आगे मार्गदर्शन करके ये कार्यक्रम में जचाए है ऐसा कार्यक्रम जचाने के गेले की गड़ा ही होगी वो गेलो इधर को जाके देखो चुरी किए आनंद ही में आई बात कहते हुए उन्हें तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। आप सब इस कार्यक्रम में शरीक हुए इस कार्यक्रम के साक्षी बने इसके लिए आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।